स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप जानते ही हैं कि आपके चैनल पर लगातार आपको संभावित प्रश्नों की सीरीज़ दी जा रही है और आज ये वीडियो यूपी टेट के बच्चों के लिए यानी टेट एग्ज़ाम के बच्चों को समर्पित है। केवल एक वीडियो यानी शिक्षक भर्ती का टेट एग्ज़ाम का केवल एक वीडियो और जिसमें आपको मैं जितने प्रश्न देने जा रहा हूं लगभग 30 क्वेश्चंस होंगे। आप 30 प्रश्न हमारे साथ कॉन्सेप्ट के साथ कवर करते चल दिए, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का मापन करने के लिए निर्धारण मापनी का प्रयोग किसने किया? पियर्सन ने, बिने ने, गाल्टन ने या कैटल ने? तो दोस्तों आप सबको पता है कि बुद्धि शब्द को किसने दिया था? कैटल ने दिया था ना। लेकिन मापन करने की जब बात आएगी तो सबसे पहले मापन करने के लिए निर्धारण मापनी का जो दोस्तों प्रयोग किया वो थे बिने, और उन्होंने दोस्तों साइमन के साथ मिलकर वही एक कारक का सिद्धांत दिए जो आप सब लोग जानते हो कि वो एक कारक का सिद्धांत कहलाया। उसके बाद फिर बुद्धि का द्विकारक आया जो कि स्पीयरमैन ने दिया, जिसमें एक जी कारक होता है और एक यस कारक होता है। जी कारक का मतलब दोस्तों उन्होंने ये कहा कि जी कारक मतलब जनरल बुद्धि, ये हर व्यक्ति में होता है ये। लेकिन जो यस कारक होता है ये हर किसी में नहीं होता, ये किसी किसी व्यक्ति के अंतर्गत होता है। जैसे हर व्यक्ति नेता, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता। तो यस कारक दोस्तों वो बच्चे के वातावरण के ऊपर डिसाइड होता है, यानी वो स्पेसिफिक उसके वातावरण पर डिपेंड करता है, और ये बुद्धि स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्यापक स्वयं करेगा। इसके राइटर कौन है या इसकी परिभाषा दोस्तों किसने दी? रूसो, पावलोव, थॉर्नडाइक या इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है आपको कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्यापक स्वयं करेगा? तो दोस्तों ये सब लोग जानते हैं, इसकी आधारशिला रखा था रूसो ने। इनकी एक पुस्तक का नाम है, आई होप आप सबको याद भी होगा, एमिल। इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस है, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा और याद भी होगा। इनकी एक पुस्तक थी एमिल। अगला क्वेश्चन, और एक बात और बता दें आपको जो की पॉइंट है दोस्तों, रूसो ने ही बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बात की थी। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में चर्चा और बाल केंद्रित शिक्षा को लाया किसने? तो दोस्तों वो रूसो ने ही लाया था। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित होने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो दोस्तों बात की जाए, इन्हीं तीनों ऑप्शन में बात हो जाएगी। बाल्यावस्था की बात की जाए तो बालक निर्भर होता है, पर दोस्तों उतना निर्भर नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं। कहने का मतलब ये गलत हो गया। धार्मिकता सवाल ही नहीं पैदा होता, धर्म का कोई मत। भाई बाल्यावस्था का बच्चा है, काहे की धार्मिकता आप ढूंढ रहे हो? यानी दोस्तों बाल्यावस्था में समूह की भावना, जिसे आप सब लोग जानते हो कि टोली की उम्र कही जाती है, समूह में घूमने की भावना पाई जाती है। आप जानते हो कि इसी अवस्था में दोस्तों बिना उद्देश्य भ्रमण की अवस्था, झूठी परिपक्वता, यानी कि इसको डेफिनेशन के रूप में रॉस ने दिया था कि मिथ्य परिपक्वता की अवस्था किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है इसी अवस्था यानी बाल्यावस्था को, जिसको रॉस ने कहा। गंदी अवस्था भी दोस्तों इसी को कहते हैं, डर्टी एज। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था भी दोस्तों इसी को कहा जाता है। तो यानी इसकी प्रमुख विशेषता किस में जाएगी? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हमने क्या कहा? सिर्फ एक वीडियो और टेट एग्जाम की न्यू आपकी जो है, यूपी टेट की न्यू आपकी एकदम सुदृढ़ कर देगा ये। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह डेफिनेशन किसका था? क्या बकिंघम का था या वुडवर्थ का था या रूसो का था? तो दोस्तों ये डेफिनेशन था वन एंड ओनली बकिंघम, जिन्होंने कहा था कि बुद्धि जो होता है वो सीखने की एक योग्यता है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, यशोवार के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों बात की जाए यशोवार की तो जनक और प्रतिपादक में बहुत अंतर है।
प्रतिपादक कहेगा तो उडवर्थ हो जाएंगे, जनक कहेगा दोस्तों वाटसन हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति को चाहिए एसओआर के बारे में पूरा जानना तो बता सकता है, पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये थॉर्नडाइक का जो यसार का सिद्धांत था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला जो उनका सिद्धांत था कि अगर उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी, उसी के विरोध में लाया गया ये वाटसन की थ्योरी थी। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि उद्दीपक के उपस्थित होने पर भी अनुक्रिया हो, इसमें ओ फॉर ऑर्गेनिज्म यानी प्राणी की इच्छा भी होना ज़रूरी है। इनका मानना था कि अगर मान लो आप किसी ऐसे जगह पर गए हो, आपको भूख कितना भी क्यों ना लगा हो, लेकिन आपके खाने योग्य चीज़ वहाँ पर नहीं है, तो क्या आप खाना शुरू कर दोगे? क्या आप अनुक्रिया कर दोगे खाने पर? जी नहीं, आपकी इच्छा भी होना ज़रूरी है। ये वो शब्द इसमें आकर, पूरा डिटेल जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। अगला क्वेश्चन, वो मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ साथ अनुपात मापनी के भी गुण शामिल हैं, अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी शामिल है, वो कौन सी मापनी होती है? क्या वो नामित मापनी होती है? क्या वो क्रम सूचक होती है, अंतराल होती है, या दोस्तों अनुपात मापनी होता है? तो आप में से प्रत्येक भाई बहन जानते हैं नामित मापनी का मतलब जिसमें केवल नाम बताया जाए कि फला बच्चा प्रथम आया है। क्रम सूचक का मतलब क्रम से ये 90 से 95% के बीच में है। अंतराल का मतलब भी आप वही गैप, जबकि अनुपात मापनी में शून्य शामिल होता है। कैसे? अगर मैं कह दूं कि मोहन के पास रोहन की तुलना में एक भी कलम नहीं थे, छोड़िए एग्जाम्पल को चेंज करो, मोहन के 5 कलमों की तुलना में रोहन के पास एक भी कलम नहीं थे, अनुपात क्या बना? अनुपात बना मोहन और रोहन के बीच का। दोस्तों जो अनुपात बना वो बना 5:0 का, यानी 5:0। ये केवल और केवल 0 शामिल होता है अनुपात मापनी में। अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना क्या है? इस बार के सीटेट में भी आया था, इसके पहले भी कई बार यूपी टेट में भी आया हुआ है, सीटेट में भी आया हुआ है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत की दोस्तों आलोचना एक ही थी कि चूँकि बुद्धि तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था ये, और हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बोला था कि मनुष्य के अंदर 10 तरह की बुद्धियाँ होती हैं, लेकिन 9 बुद्धियाँ सो जाती हैं, केवल एक बुद्धि ही जागृत हो पाती है। वो कौन सी बुद्धि इंसान के अंदर जागृत होगी? वो उस बच्चे के परिवार का वातावरण डिसाइड करता है। यानी अब इनकी आलोचना क्या थी? दोस्तों कई प्रकार की बुद्धि होने के कारण इसका मापन संभव नहीं रहा, तो यही दोस्तों इसकी एक आलोचना थी। यानी 7वें का जो आप लोग सही उत्तर करोगे वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संवेगात्मक बुद्धि का हिस्सा है। संवेग का मतलब क्या? संवेग क्या मदद लेना ये संवेग का है? क्या ये संवेग का हिस्सा होता है? ना। याद करना ये तो दिमाग का हिस्सा है, विचार करना दिमाग का है, लेकिन संवेग में सहानुभूति आती है। आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, रोते हो या गाते हो, ये सब आपके संवेग ही होते हैं। तो सहानुभूति जो सिंपैथी होता है वो संवेग का ही एक हिस्सा है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का समर्थन इनमें से कौन सा बिंदु करता है? अंतःक्रिया, अलग अलग सीखने का, निजी ज्ञान का, या पुस्तकीय ज्ञान का। तो आप में से प्रत्येक भाई बहन को लगभग पता होगा कि वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा कभी अकेले नहीं सीखता, बच्चा समाज में परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है, क्योंकि जब वो अंतःक्रिया करेगा उसके अंदर सक्रियता आएगी और वो चीज़ों को जो ना भी याद होने वाली चीज़ें होंगी वो भी उसको याद होता चला जाता है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल परफेक्ट ज्ञान आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, ये परिभाषा किसकी है? स्कीमा तो कोई मतलब नहीं है, रॉस का है, पावलाव का है, या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये था आपके लिए एक छोटा सा वीडियो, लेकिन आपके लिए एक न्यू को मजबूत करने का हम काम कर रहे हैं। तो कोशिश यही है कि आपको जितना भी दूं उतना आपके दिमाग में सेट कर सकूं। थैंक यू सो मच, आभार आप सभी का। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।